क़याम पाकिस्तान के वक्त बलूचिस्तान 5 आज़ाद रियासतों में तकसीम था। कलात सबसे बड़ी रियासत थी। इसके पास बलूचिस्तान का 20% रकबा था, जबकि बाकी 80% इलाका खारान, बेला, मकरान और ब्रिटिश बलूचिस्तान में तकसीम था। कलात रियासत 1405 में बनी और वक्त के साथ साथ इसकी जोग्राफियाई हदूद अफगानिस्तान में कंधार, ईरान में बंदर अब्बास और करमान तक फैल गई। कराची भी इसका हिस्सा होता था। उस ज़माने में कलात में बलोच और बराहवी दोनों कबाइल आबाद थे, लिहाजा कलात को बलोच बराहवी सल्तनत कहा जाता था। अंग्रेज़ ने 1876 में कोयटा पर कब्ज़ा किया और यहाँ छावनी बनाई। अंग्रेज़ ने बाद अज़ां कोयटा से मुल्हिका इलाके खान ऑफ कलात से लीज पर ले लिए और यूँ ब्रिटिश बलूचिस्तान वजूद में आ गया। बलूचिस्तान का नाम इससे कबल तारीख में मौजूद नहीं था। अंग्रेज़ का फोकस पश्तून इलाकों की तरफ था, लिहाजा वो अफ़गान सरहद के साथ साथ पश्तून इलाकों में अपना असर व रसूख बढ़ाते चले गए। कोयटा के बाद ज़ियारत और फोर्ट सिंडेमन इनके बड़े मरकज़ थे। डेरा बुगटी, कोहलू, सिब्बी, चागी, लोरा राई और बशीन भी इन इलाकों में शामिल थे। बाकी तमाम रियासतें और इलाके खुद मुख्तार रहे। बहरहाल 1947 में अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान की 565 स्टेट्स की तरह बलूचिस्तान की रियासतों को भी 2 ऑप्शन दिए, भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। ब्रिटिश बलूचिस्तान यानी कोयटा ने जून 1947 में पाकिस्तान के हक में करारदाद पास कर दी। नवाब ऑफ खारान ने लीड ली और ये पाकिस्तान में शामिल हो गए। चंद दिन बाद रियासत बेला और मकरान भी पाकिस्तान में शामिल हो गई। यूं कलात पीछे रह गई। खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान अपने सरदारों को कायल कर रहे थे, लेकिन इसमें बहुत वक्त ज़ाया हो गया। इस दौरान ऑल इंडिया रेडियो ने कलात के भारत में शामिल होने की खबर नशर कर दी। इससे अफरा तफरी फैल गई। खान ऑफ कलात ने कायद आज़म से मुलाकात की और 30 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस ऐलान में उनका ख़ानदान और दूसरे सरदारों की रजामंदी शामिल नहीं थी। चुनाचे मीर अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम खान ने बलूचिस्तान नेशनल लिबरेशन कमेटी के नाम से गोरीला तंजीम बनाई और बगावत शुरू कर दी। पाकिस्तान ने BNLC को कुचलने के लिए बलूचिस्तान में फ़ौज दाखिल कर दी और इसके बाद बलूचिस्तान में कभी अमन कायम न हो सका। उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा था, बाकी सूबे छोटे थे। चुनांचे इलेक्शन की सूरत में मशरक़ी पाकिस्तान के MNAs ज़्यादा तादाद में असम्बली में आ जाते थे और यूँ हुकूमत बंगालियों के पास चली जाती थी और ये एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता था। चुनांचे सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में 1 यूनिट बना दिया गया, जिसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान एक सूबा और बाकी 4 सूबे मिलकर दूसरा सूबा बन गए। बलूचिस्तान ने इसे तस्लीम नहीं किया और यूं यहाँ दूसरी मरतबा बगावत शुरू हो गई। इस बगावत को कुचलने के लिए फील्ड मार्शल अयूब खान ने बलूचिस्तान में दूसरी मरतबा फौज चढ़ा दी। कलात पर कब्जा हो गया और खान ऑफ कलात का महल लूट लिया गया। इसके बाद पै दर पै ऑपरेशन होते चले गए, यहाँ तक कि नौबत जाफर एक्सप्रेस पर कब्जे तक पहुँच गई। हमें आगे बढ़ने से कबल 2 हकीकतों का इदराक करना होगा। पहली हकीकत बलूचिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल है। बलूचिस्तान एक बंजर और बेयामान इलाका है, जिसकी वजह से माजी में यहाँ किसी बड़ी ताकत ने कब्जे की कोशिश नहीं की। सिकंदर आज़म से लेकर बरतानिया तक कभी किसी बड़ी फौज ने यहाँ से गुजरने की गलती नहीं की। इसकी वजह चारे, पानी और खुराक की कमी थी। माजी में फौजें घोड़ों पर सफ़र करती थीं और घोड़ों को चारा और पानी दरकार होता था, और बलूचिस्तान में ये दोनों नहीं थे। लिहाजा बलूचिस्तान को माजी में किसी बड़ी यलगार का सामना नहीं करना पड़ा। तमाम ताकतों बशमूल मूल और बरतानिया इन्हें आज़ाद तस्लीम करते रहे और इन्हें ईरान और अफ़गानिस्तान के बफर जोन की हैसियत से वजीफ़ा भी देते रहे, और ये मजबूरी बलूचों के DNA का हिस्सा बन चुकी है। ये जानते हैं कि हम पर कोई हमलावर होगा और ना मुस्तकिल तौर पर यहाँ रह सकेगा। चुनांचे ये हमेशा दूसरों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी हकीकत ईरान की सफ़वी हुकूमत से लेकर दिल्ली के मुग़लों और रूस के ज़ारों से लेकर ताजे बरतानिया के नुमाइंदों तक माजी की तमाम हुकूमतें और बादशाह बलूचिस्तान के सरदारों से डील करते रहे। ये सरदारों को दे दिलाकर राज़ी कर लेते थे और यूँ बलूचिस्तान इनके हाथ में रहता था। अंग्रेज़ों ने भी खान ऑफ कलात से हज़ारों मुरब्बा मील का इलाका किराए पर ले रखा था और ये उन्हें इसका किराया देते थे। चुनांचे बड़ी ताकतों और हुकूमतों से वसूली सरदारों के DNA में शामिल हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान भी ये गलती करती रही। उसने हर दौर में सरदारों को हाथ में रखा। ये कभी एक सरदार को इक़्तिदार देकर दूसरे को कंट्रोल करती थी और कभी दूसरे सरदारों को आगे लाकर पहले सरदारों को काबू कर लेती थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है
جس کی پوری اسمبلی کابینہ میں شامل ہوتی ہے۔ تمام ایم پی اے وزیر ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر نام کا ہوتا ہے، اور یہ بھی صرف پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ صوبے کا ترقیاتی بجٹ بھی یہ سب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ آپ المیہ دیکھیے، عبدالقدوس بزیجو صرف 544 ووٹ لے کر ایم پی اے بنے۔ ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ 57,666 تھے، اور یہ ان 544 ووٹوں کے ذریعے بعد ازاں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لوگ انہیں سلیپنگ وزیر اعلیٰ کہتے تھے، کیونکہ یہ اپنی شبینہ مصروفیات کی وجہ سے دن 12 بجے اٹھتے تھے اور اس کے بعد اگلی مصروفیات کا بندوبست شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ کھیل بلوچستان میں 1000 سال سے جاری ہے، یعنی سرداروں کو ہاتھ میں رکھیں، ان کے مطالبات پورے کرتے رہیں اور سسٹم چلاتے رہیں۔ اس بندوبست میں سردار امیر سے امیر ہوتے چلے گئے، جبکہ عوام غریب سے غریب ہوتے چلے گئے۔ آپ یہاں دوسرا المیہ بھی دیکھیے، بلوچستان کے 90% حصہ بی ایریا کہلاتا ہے۔ اس ایریا میں پولیس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری لیویز کے پاس ہے، اور یہ لیویز سرداروں اور نوابوں کی ذاتی فوج ہوتی ہے۔ سردار حکومت کے ساتھ سودا کرتے ہیں، آپ ہمیں 1000 فوجیوں کی تنخواہوں اور رہائش کے اخراجات دے دیں اور ہماری فوج لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری اٹھا لے گی۔ حکومت انہیں رقم دے دیتی ہے اور یہ حکومت کو اپنی لیوی کی فہرست دے دیتے ہیں، اور یوں یہ رقم سیدھی سردار کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ یہ رقم 90 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے بلوچستان کے صرف 10% علاقے اے ایریا جہاں پولیس ہے پر حکومتی رٹ موجود ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے، بلوچستان کے صرف 10% علاقے میں پولیس ہے، 90% علاقہ سرداروں اور ان کے قبائلی فوج کے قبضے میں ہے، اور اسمبلی اور حکومت بھی ان کی جیب میں ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو پچھلے 10 برسوں میں ہزاروں ارب روپے ملے، لیکن یہ رقم عام بلوچ پر خرچ نہیں ہوئی، یہ کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کا شکار ہو گئی۔ سردار ایک دوسرے کو گرا کر حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ ہم اگر 1973 سے آج تک کا ڈیٹا دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ بلوچستان میں اقتدار کی باقاعدہ بندر بانٹ ہوتی ہے۔ سرداروں کے مختلف گروپ سال یا 2 سال کی دہاڑی لگاتے ہیں۔ ایک گروپ اقتدار میں آتا ہے، صوبے کو دل کھول کر لوٹتا ہے، اس کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جگہ دوسرا گروپ آ جاتا ہے اور رہی سے ہی دیگ وہ کھا جاتا ہے۔ ریاست بڑی حد تک اس کھیل کا حصہ ہے، یہ خاموشی سے یہ کھیل دیکھتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کھیل رک جائے تو یہ اس میں کود کر اسے دوبارہ سٹارٹ کرا دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، بلوچستان میں فرسٹریشن پھیل گئی۔ بلوچستان میں اس فرسٹریشن کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ بلوچستان پاکستان کے اہم علاقوں سے کٹا ہوا تھا۔ عام بلوچ کو لاہور، کراچی اور اسلام آباد کی ترقی کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب موبائل فون آیا اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا آ گیا تو محروم بلوچ نوجوان کو معلوم ہو گیا کہ بلوچستان کے خشک پہاڑوں کی دوسری طرف جنتیں آباد ہیں۔ اس سے ان کے اندر کی محرومی بڑھ گئی۔ دوسری وجہ مواصلاتی ذرائع میں اضافہ تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں بلوچستان میں سڑکیں بنی، کوسٹل ہائی وے کے ذریعے بلوچستان کو سندھ سے ملا دیا گیا، کے پی اور پنجاب کے ساتھ رابطہ سڑکیں بھی بہتر ہو گئیں، لہٰذا بلوچ نوجوانوں کو ملک کے دوسرے علاقے دیکھنے کا موقع مل گیا۔ یوں انہوں نے اپنے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی۔ اور تیسری وجہ بلوچ سرداروں کو محسوس ہوا یہ نوجوان جلد یا بدیر ہم سے سوال کرنا شروع کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے ان کے سوالوں کو ریاست، فوج اور پنجاب کی طرف موڑ دیا۔ یہ انہیں خود کہنے لگے کہ آپ فوج، پنجاب اور ریاست سے پوچھیں کہ ہمارے حصے کی نوکریاں اور ترقی کہاں ہے۔ نوجوان سادے تھے، لہٰذا انہوں نے سرداروں اور اپنے سیاستدانوں سے پوچھنے کی بجائے ریاست سے پوچھنا شروع کر دیا، اور یہ صورتحال بھارت کو سوٹ کرتی تھی، لہٰذا یہاں سے بھارت بلوچستان میں کود گیا۔ بلوچستان کے موجودہ حالات سمجھنے کے لیے ہمیں 1971 میں جانا پڑے گا۔ 1971 میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ مغربی پاکستان موجودہ پاکستانی علاقوں پر مشتمل تھا، جبکہ آج کا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا۔ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان بھارت تھا۔ دوسرا، بھارت نے تقریباً 3 سائیڈ سے مشرقی پاکستان کو گھیر رکھا تھا۔ اندرا گاندھی نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ سیاسی تعلقات بڑھائے، مکتی باہنی بنوائی، مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی سٹارٹ کرائی، اور آخر میں اپنی فوجیں بھجوا کر پاکستان توڑ دیا۔ یہ پاکستان اور پاک فوج کے دل پر بہت بڑا اور گہرا زخم تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1980 کی دہائی میں اس چوٹ کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے سکھ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا اور مشرقی پاکستان میں خالصتان کی تحریک شروع ہو گئی۔
तहरीक का पैटर्न बांग्लादेश जैसा था। जनरल ज़ियाउल हक ने इंदिरा गांधी को यकीन दिलाया था कि आपने जिस तरह 1971 में पाकिस्तान तोड़ा, बिल्कुल उसी तरह हम खालिस्तान बनाकर भारत तोड़ देंगे। इंदिरा गांधी को यह भी बावर करा दिया गया, अगर बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बचे, तो भारत में तुम भी नहीं बचोगी। चुनाचे अगर आप 1980 और 1990 की दहाई के हालात का मुताला करें, तो आपको पूरा हिंदुस्तान जाता, टूटता और बिखरता नजर आएगा। और ये उस वक्त की पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बांग्लादेश का जवाब था। अगर जनरल ज़ियाउल हक को चंद साल मजीद मिल जाते तो खालिस्तान भी बन जाता और इंडिया भी टूटकर बिखर चुका होता। लेकिन भारत की किस्मत अच्छी थी, जनरल ज़ियाउल हक दुनिया से रुखसत हो गए और पाकिस्तान में सियासी अखाड़ पछाड़ शुरू हो गई। इस दौरान अमेरिका भी अफगानिस्तान से चला गया और ये मलबा भी पाकिस्तान पर गिर गया। चुनाचे पाकिस्तान भारत पर ज़्यादा तवज्जो न दे सका। ताहम ये हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने तक पाकिस्तान ने किसी न किसी हद तक भारत को मसरूफ़ रखा था। लेकिन फिर 9/11 हो गया और पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आ गया। जनरल मुशर्रफ ने इस दबाव में एक बड़ी गलती कर दी, उन्होंने इंडिया और मकबूजा कश्मीर के तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए। पाकिस्तान को इसके दो बड़े नुकसान हुए। भारत बेखौफ हो गया, क्योंकि इससे कबल किसी भी किस्म की गड़बड़ के बाद पाकिस्तान भारत में उसका जवाब देता था और इससे इंडिया की मईशत और साख को ठीक ठाक नुकसान पहुंचता था। जनरल मुशर्रफ के दौर में जवाब देने का ये सिलसिला रुक गया और भारत को पाकिस्तान में एक तरफा कार्रवाइयों का मौका मिल गया। दूसरा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 2300 साल कबल भारतीय राजाओं को बड़े काम की बात बताई थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त और हमसाये का हमसाया दुश्मन होता है। यह सुनहरी असूल भारत की वजारत खारजा की मेन फ़िलासफ़ी है। चुनाचे इंडिया ने अफ़गानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में अफ़गानिस्तान में भारत के 28 मिशन और दफातर थे। इनमें राह के अफसर भरे थे। हमारे ताल्लुकात उस ज़माने में ईरान के साथ भी अच्छे नहीं थे। भारत ने इसका फ़ायदा उठाया और चाबहार, बंदर अब्बास और तफ्तान में अपने ठिकाने बना लिए। ये लोग वहाँ से दो काम कर रहे थे, एक ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा में धमाके करते थे और दूसरा उन्होंने बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदी का रुझान परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। राह ने अफ़गानिस्तान और ईरान के ज़रिए दहशतगर्द तंजीमों को रकम भी दी, ट्रेनिंग भी और टेक्नोलॉजी भी। इससे पाकिस्तान के हालात ख़राब होते चले गए। 2007-8 में टीटीपी बनी तो भारत ने उसे हाथों हाथ ले लिया और उसने केपी के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहाँ अमलन स्टेट की रेट ख़त्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने उस ज़माने में कौमी असम्बली में खड़े होकर दावा किया था, दहशतगर्द इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर रह गए हैं। बहरहाल 2007 से 2013 तक जनरल कियानी के दौर में ऑपरेशन ज़लज़ला, ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम, ऑपरेशन शेर दिल, ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टॉर्म, ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात जैसे ऑपरेशन हुए और पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के तमाम ठिकाने ख़त्म करके रिट बहाल कर दी। बलूचिस्तान में भी बड़ी हद तक हालात ठीक कर दिए गए। हालात की इस दुरुस्तगी में मियाँ नवाज शरीफ का भी बहुत हाथ था। मियाँ साहब के बीजेपी की क़यादत यानी अटल बिहारी वाजपेयी और बाद नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने दोनों को राज़ी कर लिया और यूँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के भारतीय प्रोजेक्ट्स रुक गए। हम किसी को मज़ीद मुख्तसर करते हैं। इमरान खान की आमद के साथ पाकिस्तान के सियासी और दाखिली हालात ख़राब हो गए। भारत इन हालात की बुनियाद पर यह समझ बैठा कि पाकिस्तान में जान ख़त्म हो गई। चुनाचे उसने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान ने 24 घंटों में जवाब दिया और भारत के 3 तैयारे गिरा दिए। एक तैयारे का मलबा पाकिस्तान में गिरा और उसका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद वो भारत जो खुद को मुस्तकबिल की सुपर पावर समझता था, उसकी पूरी दुनिया के सामने धोती खुल गई। भारत ऐलान जंग नहीं कर सका क्योंकि उसे दुनिया के किसी मुल्क से सपोर्ट नहीं मिली और दूसरा उसे इस एडवेंचर की वजह से एटमी जंग का ख़तरा था। ताहम ये अपनी चोट भुला न सका, लिहाजा उसने केपी और बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। राव ने सोशल मीडिया के ज़रिए बलोच नौजवान को गुमराह करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है और इसके ज़िम्मेदार करप्ट बलोच सरदार हैं। उन्होंने अपने अवाम पर पैसा खर्च नहीं किया था। बलूचिस्तान में तालीम, बिलखुसूस ख़वातीन में तालीम का रुझान बढ़ गया, मगर नौजवानों के लिए नौकरियाँ नहीं थीं, जिसकी वजह से नौजवान रियासत के साथ नाराज़ थे। भारत ने सोशल मीडिया के ज़रिए इस नाराज़गी को फ़ौज, वफाक और पंजाब से नफ़रत में तब्दील कर दिया। दुनिया की तमाम बड़ी सोशल मीडिया ऐप्स के सीईओज़ भारतीय हैं
मशरक़ वस्ती के चैप्टर्स भारत से ऑपरेट होते हैं या फिर सिंगापुर से, और इनमें भारतीय बैठे हैं। उन्होंने नाराज़ बलोच नौजवानों और ख़वातीन को हीरो बनाना शुरू कर दिया। ये जो भी रियासत मुखालिफ वीडियो बनाती थी, सोशल मीडिया पर उसे बूस्ट मिल जाता था और बलोच ख़वातीन दिनों में मशहूर हो जाती थी, और महारंग बलोच इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ये ऐन जवानी में बैनुल-अक़वामी शख्सियत बन गई। दूसरी साइड पर भारत ने नौजवानों को अस्करी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। उन्हें भारत भी ले जाया गया, उन्हें भारतीय पासपोर्ट भी दिए गए और रकम भी। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद भारत ने तालिबान का एक बड़ा और बाअसर ग्रुप अपने हाथ में ले लिया। इस ग्रुप की मदद से अफगानिस्तान में टीटीपी और बीएलए की ट्रेनिंग कैंप्स और ठिकाने बना दिए गए। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ बीएलए की फंडिंग से लगा लीजिए। भारत हर साल बीएलए को $1 अरब 280 अरब रुपए देता है। असला, ट्रेनिंग और सैटेलाइट सपोर्ट इसके अलावा है। दूसरी तरफ टीटीपी को भी रकम और ट्रेनिंग दी जा रही है। असला उन्हें अफगान हुकूमत से मिल जाता है। राह इनके साथ नक्शे और मुल्क के हसास इलाकों की तफसीलात भी शेयर करता है। आप खुद सोचिए, बीएलए और टीटीपी के लोग अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ों में बैठे हैं, और ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग नहीं हैं। लिहाजा ये जाफर एक्सप्रेस के मूवमेंट के बारे में कैसे जान जाते हैं? इन्हें कैसे पता चलता है कि दर्रा बोलान की किस पोजीशन पर ट्रेन का सेंट्रल सिस्टम से राब्ता ख़त्म हो जाता है, या मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, और कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर नहीं पहुंच सकते, और ट्रेन के ज़रिए कितने फ़ौजी छुट्टियों पर जा रहे हैं, फ़ौज ऑपरेशन के दौरान कहां पहुंच चुकी है, और दहशतगर्दों को किस वक्त ट्रेन से निकलकर गायब हो जाना चाहिए, और पहाड़ों में किस मुकाम पर पनाह लेनी है, वगैरह वगैरह। दूसरा, बन्नू कैंट सिक्योरिटी सिस्टम में किस किस वक्त तब्दीली आती है, किस वक्त किस पुलिस स्टेशन में ड्यूटी बदलती है, और कौन किस वक्त थाने से गायब होता है, और किस वक्त किस मुकाम से कौन सा सिक्योरिटी काफिला या गाड़ी गुजरेगी। ये मालूमात किसी बड़े मुल्क और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है, और इसके पीछे राह और भारत है। वरना टीटीपी के 7,500 और बीएलए के 16,000 लोग पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भारत है और इसके दो मकसद हैं। ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। ये मुआशी लिहाज से मजबूत और पुरअमन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क के अंदरूनी मसाइल में उलझाए रखना चाहता है, ताकि इसकी तवज्जो भारत की तरफ मबजूल ना हो सके और ये कश्मीर पर तवज्जो ना दे सके। हम अब आते हैं हल की तरफ। हमारे पास सिर्फ 3 हल हैं। हम एक बार इकट्ठे बैठकर पॉलिसी बनाएं और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की तमाम फैक्ट्रियां बंद कर दें। हमें इसके लिए जो भी करना पड़े, हमें वो कर गुजरना चाहिए, वरना ये छोटे छोटे जख्म हमें कब्र तक ले जाएंगे। और दूसरा, हमें पूरी दुनिया को ये पैगाम देना होगा कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है। आप अगर इसे छेड़ेंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। बिलखुसूस ये पैगाम अफ़गानिस्तान को ज़रूर जाना चाहिए। हमने 45 वर्षों में अफ़गानिस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इसके जवाब में हमें क्या मिला। हमें अफ़गानिस्तान को अब ये बताना होगा। अफ़गानिस्तान से अगर बीएलए और टीटीपी ऑपरेट हो रही है, तो फिर ये ठिकाने ख़त्म करने होंगे, वरना हमारा नुकसान बढ़ता रहेगा। और तीसरा, अमेरिका को दरमियान में डालकर हमें भारत को अफ़गानिस्तान से निकालना होगा। अमेरिका भी बुरी तरह थक चुका है, लिहाजा हम अगर उसे अफ़गानिस्तान का कोई ठोस हल दें तो ये कबूल कर लेगा, और हमें ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान फिर ही बच सकेगा, वरना हालात हमारे हाथ से तकरीबन निकल चुके हैं।